बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना जो स्कूल है वो पड़ोस का जो गांव है वहां से किया है, क्योंकि मेरे गांव में 5th तक स्कूल था। जैसे कि हम बात करें बीएससी प्लेन अगर कोई करता है तो पूरे इंडिया में बीएससी एक जैसा है, लेकिन अगर एमएलटी में हम बात करें तो कहीं बीएमएलटी कहा जाता है उसको, कहीं किसी स्टेट में उसको बीएससी एमएलटी कहा गया है, कहीं बीवोक एमएलटी का नाम से ग्रेजुएशन प्रोग्राम चल गया है। तो ये इतने डिफरेंस क्यों है? कई बार स्टूडेंट के मैसेज भी आते हैं हमारे पास में कि मैम हमने बीएमएलटी किया है, हमने बीएमएलएस किया है, बीवोक एमएलटी किया है, तो ये एक ही है, हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैम क्या सीएमएलटी जिस प्रकार बंद हुआ उस प्रकार डीएमएलटी भी बंद हो जाएगा? तो ये जो डीएमएलटी कर चुके स्टूडेंट उनका क्या होगा? जिसने डीएमएलटी कर लिया है उनका आगे स्कोप खत्म हो जाएगा। जी, कई स्टूडेंट का सपना रहता है कि हम स्वास्थ्य विभाग में काम करें, तो ऐसे कोई कोर्सेज हैं जो डॉक्टर नहीं बन पाए स्टूडेंट्स अच्छी इनकम के साथ अच्छी सेवाएं दे सकते हैं? बिल्कुल है। स्टूडेंट निश्चित तौर पर इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीजें, सारे सवालों के जवाब लेकर जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और वो अपने जीवन में इस एमएलटी के क्षेत्र में सफलता जरूर हासिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ उपस्थित हैं मनीषा मैम। अगर आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट को जानते हैं या फिर आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं या एमएलटी फील्ड से कहीं ना कहीं आपका कुछ ताल्लुकात रहे हैं, तो आप मनीषा मैम को ज़रूर जानते होंगे। आज का शानदार पॉडकास्ट हमारा मनीषा मैम के साथ होने जा रहा है, और पॉडकास्ट की शुरुआत में मैं एक बार मनीषा मैम का आपके साथ परिचय करवाना चाहूँगा। एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के सब डायरेक्टर और एजुकेटर मनीषा मैम आज हमारे साथ उपस्थित हैं। और मैम का मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैम ने बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया है, एमएमएलटी मास्टर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के स्पेशलाइजेशन के साथ किया है। साथ ही मैम का जूलॉजी में भी मास्टर है। मैम ने एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एम्स मेडिकल कॉलेज एवं सेंट्रल एंड स्टेट बॉडी की कई एजेंसियों में परमानेंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी सिलेक्शंस दिए हैं। तो आज का ये शानदार पॉडकास्ट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स को जिन मुद्दों पर अवेयरनेस नहीं है, जो स्टूडेंट्स के डाउट हैं, वो सारे आज क्लियर होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए स्वागत करते हैं हम मनीषा मैम का। मैम, आपका आज के शानदार पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैम, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का एमएलटी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस शानदार पॉडकास्ट सेशन के लिए। अगर एमएलटी में सफ़र की बात करूं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी मेरी रही है। शुरुआत करती हूं मैं सबसे पहले। देखिए, एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं जहां मुश्किल से 50 से 60 घर हैं उस गांव में। और मैंने अपना जो स्कूल है वो पड़ोस का जो गांव है वहां से किया है, क्योंकि मेरे गांव में 5th तक स्कूल था और 5th तक तो फिर मैं कहीं बाहर पढ़ी थी। 6 से लगा के 12th तक की जो स्टडी है वो मैंने पड़ोसी गांव से करी है, और 12th मैंने बायो से किया है। और जब बायो कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि मैं नर्सिंग फील्ड में जा सकती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों एडमिशन लेने के लिए गए। तो मंसूर का एक कॉलेज है, वहाँ पर हम एडमिशन लेने के लिए गए थे। और वहाँ जाके जब नर्सिंग के बारे में जानकारी निकाली तो फीस की जब बात आई तो फीस बहुत ज़्यादा थी नर्सिंग की। इसलिए मेरी फैमिली, मैं क्या, एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मेरी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर वहीं पर हमें बीएमएलटी डीएमएलटी कोर्स के बारे में पता चला। और डीएमएलटी बीएमएलटी कोर्स का जब हमें पता चला, उसका फ़ी वगैरह सब हमने देखा, क्योंकि उस वक्त इतना मतलब किसी को जानकारी भी नहीं थी डीएमएलटी बीएमएलटी कोर्स के बारे में। तो इवन मुझे भी नहीं थी, नर्सिंग के बारे में मुझे पता था, इसलिए मैं एडमिशन लेने के लिए चली गई। फिर मैंने देखा कि हाँ, बीएमएलटी अच्छा कोर्स है, इसमें स्कोप भी अच्छा है, उसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया। फिर मैंने बीएमएलटी में एडमिशन ले लिया। बीएमएलटी में एडमिशन लेने के बाद, चूँकि मैंने जैसा कि बताया कि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, तो इतना मेरे पास फ़ी नहीं थी कि मैं 3 साल की फ़ी जो है जमा कर पाऊँ। लेकिन हाँ, ये था कि 1 साल की फ़ी अभी जमा कर देते हैं, सेकेंड ईयर में जो होगा देखा जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की फ़ी मेरा स्कॉलरशिप का पेमेंट रखा था, तो मैंने सोचा उससे हम कर लेंगे। सेकेंड ईयर में आई, तब तक मेरी इंगेजमेंट हो चुकी थी, तो मेरे फैमिली ने मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, ससुराल वाली ने। तो सेकेंड ईयर भी मेरा कंप्लीट हो गया और थर्ड ईयर में आते थे हमारी शादी हो गई थी, और शादी का सफ़र भी काफ़ी स्ट्रगल वाला हमारा रहा था। ऐसे मेरी बीएमएलटी कंप्लीट हुई। बीएमएलटी कंप्लीट होने के बाद मैंने 1 साल पैथोलॉजी लैब में काम किया।
पैथोलॉजी लैब में काम करते समय ही मैंने सोचा कि मैं MMLT में एडमिशन लूँ। फिर मैं मास्टर डिग्री की तरफ गई। जैसा कि बहुत बार मैं क्लास में बोलती भी हूँ कि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रोबायोलॉजी से मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट करी और मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैंने एक कॉलेज में मैंने बोला कि पैथोलॉजी लैब में मैंने 1 साल वर्क किया है और उस दौरान मतलब हमारी 9 घंटे की ड्यूटी रहती थी, 30-40 किलोमीटर का सफ़र भी रहता था। फिर उसके बाद में मैंने 1 साल कॉलेज में एज अ लेक्चरर पढ़ाया है। उसी दौरान मैं थोड़ी सी पढ़ाई भी करती रहती थी मेरी, ताकि क्लास भी ले लूँ और खुद की स्टडी भी साथ साथ में हो जाए। ऐसे मेरा MMLT रनिंग में था, कॉलेज में एज अ लेक्चरर में पढ़ाती थी और उसी दौरान वैकेंसी आई थी। मध्य प्रदेश में ESB के नाम से वैकेंसी आती है। तो उस वैकेंसी के बारे में जब हमें पता चला तो फिर मेरा रजिस्ट्रेशन भी बाकी था उस टाइम पे। BMLT कंप्लीट हो चुका था लेकिन रजिस्ट्रेशन बाकी था, तो तत्काल में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया फिर। और वैकेंसी जैसे ही आई, क्योंकि पहले से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मेरी चल रही थी, उसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ के और फिर पूरी जी जान से मेहनत करना मतलब उसी में स्टार्ट कर दिया कि मुझे एक बार में गवर्नमेंट जॉब लेना है। ये मेरा एम था। तो मैंने कॉलेज से स्किप किया और लगभग 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन में मैंने गवर्नमेंट जॉब ले ली। तो इस प्रकार मेरा कुछ सफ़र रहा है 12th बायो से लगाकर गवर्नमेंट जॉब लेने तक का, जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी। शानदार जर्नी मैम आपकी रही है। जी। और ये स्टूडेंट्स को काफ़ी मोटिवेशन भी स्टूडेंट इसमें ले सकते हैं कि इतने अभावों में, इतनी परेशानियों में आपने इस स्थान तक का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का सफ़र किया है कि शायद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का पूरे इंडिया क्या, जो भी हिंदी भाषी देश हैं जो आपसे पढ़ते हैं वो भी आपको जानते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है मैम, जो ईश्वर ने आपके हिस्से में डाली है। और काफ़ी सौभाग्यशाली वो स्टूडेंट भी महसूस करते हैं जो आपसे पढ़ते हैं। मैम, आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में गवर्नमेंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, तो आपका यह सपना बचपन का था या फिर आपने रास्ते में गवर्नमेंट जॉब का डिसाइड किया? देखो, गवर्नमेंट जॉब का सपना मेरा मतलब ये को बचपन का तो नहीं था, लेकिन हाँ, जब मैं समझने लग गई थी, जैसे मैंने 12th बायो से किया, उसके बाद से मैं सोचने लग गई थी कि क्यों ना गवर्नमेंट जॉब में हम जा सकते हैं। क्योंकि देखो, समाज की नज़र में जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं ना, उनको मतलब एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है ना, कि गवर्नमेंट जॉब है। मतलब गांव में, मेरा गांव तो इतना छोटा था कि वहाँ पे मुश्किल से 1 या 2 गवर्नमेंट जॉब में होगा, वो भी इतनी अच्छी पोस्ट पे नहीं, है ना। और मेरे गांव से भी मैं एक अकेली लड़की थी जो कि बाहर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने जाती थी। तो मेरा ये सपना बचपन का तो नहीं था, मैंने सोच कुछ और रखा था। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं SI के लिए प्रिपरेशन करूंगी, लेकिन फिर मैंने 12th बायो में एडमिशन ले लिया था, तो फिर मैंने मेडिकल फील्ड में जाने की सोच लिया था। और फिर ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचा, मेहनत करी, तो गवर्नमेंट जॉब में लग गए। बहुत ही बेहतरीन मैम। मैम, गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा आपके लिए कठिन क्या चीज़ थी, जो आपने सबसे ज़्यादा परेशानी आपको इस चीज़ में आई कि शायद ये चीज़ होती तो मेरे को प्रिपरेशन में इतनी और प्रॉब्लम नहीं आती और चीज़ें आसान हो जाती? बिल्कुल। जब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी ना, क्योंकि उस वक्त हमें इतना कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। आजकल तो क्या है कि हम इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता था। मतलब लेकिन मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आई, कंटेंट इकट्ठा करना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। एक तो समय कम है, एग्ज़ाम सर पे थी, और कंटेंट इकट्ठा करना, भाई कितना बड़ा सिलेबस है, ये सभी को पता है हमारा। हीमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो कंटेंट इकट्ठा करने में मुझे बहुत परेशानी आई। MCQ ढूंढना, PYQ ढूंढना, PYQ मिलते नहीं है आसानी से, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कुछ पता नहीं है। और एक मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक भी नहीं है जहाँ से हम पढ़ सकें। तो एक टॉपिक के लिए कंटेंट निकालने में ही मुझे लगभग 3 से 4-5 घंटे लग जाते थे, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी मुझे आई, कंटेंट इकट्ठा करना। तो MLT एजुकेशन पॉइंट की अगर हम बात करें, तो आपको तो हम इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। ये सारा कंटेंट सोचो ना, सारा कंटेंट अगर एक जगह मिल जाए, तो जो काम आप साल भर में करते हैं वो काम आप 6 महीने 4 महीने में इजीली कर सकते हैं। आपको PYQ मिल जाते हैं, आपको MCQ मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको कितना पढ़ना है एग्जाम के लिए, ये बहुत जरूरी है।
है ना, कि एक जैसे एमसीआरई की बात कर लो, क्योंकि हर एग्जाम का सिलेबस होता तो सेम ही है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन किस एग्जाम के लिए हमें किस लेवल का पढ़ना है, अगर ये आपको कोई गाइड कर दे तो सोचो आपकी प्रिपरेशन कितनी आसान हो जाए। बहुत बेहतरीन मैम। एक सवाल जो हर स्टूडेंट के माइंड में होता है मैम, कि एमएलटी का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है ना, जैसे कि हम बात करें बीए, बीएससी, ये तो बीएससी प्लेन अगर कोई करता है तो पूरे इंडिया में बीएससी एक जैसा है। लेकिन अगर एमएलटी में हम बात करें तो कहीं बीएमएलटी कहा जाता है उसको, कहीं किसी स्टेट में उसको बीएससी एमएलटी कहा गया है, कहीं बीवोक एमएलटी का नाम से ग्रेजुएशन प्रोग्राम चल गया है, तो कहीं बीएमएलएस के नाम से चल गया है। तो ये इतने डिफरेंस क्यों है? क्या ये एक ही है? ये सवाल कई बार स्टूडेंट के मैसेज भी आते हैं हमारे पास में कि मैम हमने बीएमएलटी किया है, हमने बीएमएलएस किया है, बीवोक एमएलटी किया है, तो ये एक ही है, हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो, इस बात को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट को, क्योंकि ये सारा एक ही है, एक ही डिग्री है। बीएमएलटी, बीएमएलएस, बीवोक एमएलटी, बीएससी एमएलटी, ये लगभग 3 से 4 साल के कोर्स है और एक ही डिग्री होती है। आप मतलब ये डिग्री करके किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं। बस ये है कि आपने जिस भी कॉलेज से किया है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, है ना। बाकी सारे कोर्सेस ये एक ही है। सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, किसी में इंटर्नशिप इंक्लूड होती है, किसी में नहीं होती है, तो ये बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है सिलेबस में। हाँ, लेकिन 19-20 होता है। बस एक बात जो मैंने आपको बताई कि आप जिस भी कॉलेज से आपने किया है वो यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए, तो आप किसी भी मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इजीली। मैं जैसे बीएमएलटी, बीवोक एमएलटी, बीएमएलएस, बीएससी एमएलटी, इन कोर्स को करने के बाद आगे स्टूडेंट और क्या करें? बिल्कुल, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बीएमएलटी करने के बाद रुक जाते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। इस फील्ड में ना एक सबसे कमी जो है वो है अवेयरनेस की। उन्हें पता नहीं है कि हमें आगे क्या करना है, उन्हें लगता है कि आगे स्कोप नहीं है और वो इसीलिए तो हम यहीं पे आपका रुक ये जाते हैं। शानदार पॉडकास्ट कर रहे हैं मैम, कि बिल्कुल। जो स्टूडेंट के सवाल है कॉमन, वही इस पॉडकास्ट में हम आपसे कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते थे स्टूडेंट को। मैं कहती भी थी कि मैं बिल्कुल आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, तो शायद वो पॉडकास्ट आज इसीलिए हुआ है कि स्टूडेंट को सारे सवालों के जवाब मिल जाए। जी मैम। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते थे कि मैम आपकी जर्नी के बारे में भी बताओ। तो मैं उनको रोक देती थी कि भाई अभी नहीं यार, कभी ऐसा समय आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बीएमएलटी, बीएससी एमएलटी, बीवोक एमएलटी के बाद में आपको क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बीएमएलटी किया है, तो मैंने बीएमएलटी के बाद एमएमएलटी किया है माइक्रोबायोलॉजी से। तो वैसे बीवोक एमएलटी के बाद एमवोक एमएलटी कर सकते हैं, बीएमएलटी के बाद आप एमएमएलटी कर सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो आप उससे कर सकते हैं। जैसे मुझे माइक्रो में इंटरेस्ट था तो मैंने माइक्रो से किया। तो आपको रुकना नहीं है आगे, क्योंकि जितनी हायर एजुकेशन आपकी होगी उतना अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि आगे जाके आपके स्कोप और भी बढ़ने वाले हैं। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है कि मास्टर किन सब्जेक्ट्स में करें? ज्यादा स्कोप के लिए कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं मास्टर के लिए? देखो, सारे सब्जेक्ट में स्कोप है, ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक इसमें ज्यादा स्कोप है। आगे जाके हो सकता है कि जैसे मैं कह दूं भी कि हिस्टोपैथो में अच्छा स्कोप है, माइक्रो में अच्छा स्कोप है, हो सकता है कि हिमेटो में आगे स्कोप ज्यादा हो, क्योंकि टेस्ट तो सारे सब्जेक्ट के लग रहे हैं, है ना। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, है ना, क्योंकि आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा उसी में आप अच्छा कर पाएंगे। राइट मैम। तो इसीलिए आगे आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, बस अपना नॉलेज लेता रहे, अच्छा, मैं लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। एक सवाल जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में कॉमन मैंने देखा गया है, अभी आपने उसका उत्तर दे दिया, लेकिन मैं पर्सनल मेरे को आपसे पूछना ही है। हाँ। उसका अलग से उत्तर चाहिए आपसे जी। कि क्या बीवोक एमएलटी वाले स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम एम्स में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसको लेके काफी कंफ्यूजन स्टूडेंट को रहता है कि मैम हमने बीवोक एमएलटी किया है तो हम गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है। बिल्कुल आप एलिजिबल है ना। बीवोक एमएलटी वाले को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे एम्स, सीआरई है, आरआरबी है, बहुत सारी जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होती है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, तो आप सब में एलिजिबल है। बस एक चीज मैंने जो बोली है ना कि आपका जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बाकी आप कर सकते हैं सभी के लिए। एक और सवाल कि क्या फ्यूचर में एमएलटी करने के लिए नीट की एग्जाम देना अनिवार्य होगा क्या? देखो, अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं आया है कि इसके लिए आपको नीट देना ही है। जैसा कि हम देखते हैं कि नीट एमबीबीएस वालों के लिए जरूरी है ना, अगर आपको उस पर एडमिशन लेना है तो। लेकिन आगे जाके हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि अभी कि हाँ जरूरी है। जैसे जो एम्स है या फिर मेडिकल कॉलेजेस है, उनके लिए आगे नीट कंपलसरी हो सकता है।
बाकी प्राइवेट कॉलेज में तो आप एडमिशन ले ही सकते प्राइवेट में तो हैं। एमबीबीएस भी ले सकते हाँ, हैं प्राइवेट में तो एमबीबीएस भी ले सकते हैं, तो आप इसमें भी ले ही सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, हाँ फ्यूचर में हो सकता है। अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है अभी, मतलब जैसे क्या एम्स में और मेडिकल कॉलेज में परसेंटेज के बेस पे लिया जा रहा है। जी जी जी। अच्छा तो मैम, एक और मेरा क्वेश्चन है कि पहले CMLT इसमें होता था, सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो आज की कंडीशन में बंद हो गया है। हाँ, उसके बाद डिप्लोमा चला, DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। उसके बाद ग्रेजुएशन प्रोग्राम, अब BMLS तक हम आ रहे हैं। तो मैम क्या CMLT जिस प्रकार बंद हुआ उस प्रकार DMLT भी बंद हो जाएगा? और अगर DMLT बंद होता है ना, तो ये जो DMLT कर चुके स्टूडेंट उनका क्या होगा? बिल्कुल। जैसे CMLT पहले होता था, बहुत सारों ने किया हुआ भी है। हमारे जो सीनियर्स हैं हमारे साथ में, उन्होंने CMLT कर रखा है। तो देखो, हम ये तो नहीं कह सकते कि जिसने DMLT कर लिया है ना, जो कर चुके हैं उनका आगे स्कोप खत्म हो जाएगा। जी जी। बिल्कुल, जिसने कर लिया है उनके लिए रहेगा आगे स्कोप, है ना। जैसे बहुत सारी वैकेंसीज आती है जिनमें अब BMLT मांगने लग गए हैं, है ना। जैसे हम एम्स में भी देखें, MCRE की जो वैकेंसी आती है, तो BMLT वालों के लिए उन्होंने अलग कर दिया और DMLT वालों के लिए अलग कर दिया। BMLT है आपके पास में तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं, कुछ वैकेंसी की बात कर रही हूँ मैं, सभी की नहीं, तो उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन DMLT आपने किया है तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। लेकिन DMLT वालों को ले तो रहे हैं। फ्यूचर में DMLT बंद हो सकता है क्या मैम? नहीं, फ्यूचर में DMLT बंद नहीं होगा, मतलब हाँ DMLT बंद हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन जो कर चुके हैं उनके लिए आगे स्कोप खत्म नहीं हुआ है। ओके मैम। हाँ, बस ये मैंने जो डिफरेंस बताया है हो सकता है, लेकिन हाँ आगे जाके जैसे CMLT बंद हुआ है तो जब और भी ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो हो सकता है कि DMLT बंद हो जाए। इसीलिए मेरी तो यही एडवाइस है कि जो भी स्टूडेंट अब एडमिशन ले रहे हैं वो BMLT में एडमिशन ले, वो ग्रेजुएशन करेंगे तो स्कोप ज्यादा रहेगा और एजुकेशन भी। यानी कि जो DMLT कर चुके हैं उनको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, है ना? लेकिन आगे ना करें। मेरी ये राय है कि आप BMLT में एडमिशन लेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। मैम एक और मेरा ये सवाल है कि जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट में सीट्स कितनी कम होती है आप जानते हैं, और अप्लाई फॉर्म कितने अप्लाई होते हैं, लाखों में से किसी एक स्टूडेंट का चयन उसमें होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जो स्टूडेंट लाखों में से किसी एक स्टूडेंट का चयन होगा, यानी कि स्वाभाविक है कि सभी स्टूडेंट्स का चयन तो नहीं होगा, लेकिन उसमें कई स्टूडेंट का सपना रहता है कि हम स्वास्थ्य विभाग में काम करें, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करें। तो ऐसे कोई कोर्सेज हैं जो उनको, जो डॉक्टर नहीं बन पाए स्टूडेंट्स, तो स्वास्थ्य विभाग में, हेल्थ डिपार्टमेंट में अच्छी इनकम के साथ अच्छी सेवाएं दे सकते हैं? बिल्कुल है। मोस्टली जो भी स्टूडेंट 12th बायो से करते हैं उनका सबसे पहला एम यही रहता है कि हम नीट दें, नीट एग्जाम देते हैं। लेकिन देखो, इतने सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी का सिलेक्शन होना तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहते हैं ना, मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपके लिए इसमें और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप जरूरी नहीं है कि इसी, अगर आपका इच्छा है, अंदर से इंटरेस्ट है कि हम इस फील्ड में जाए, क्योंकि देखो ये फील्ड एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें स्वार्थ भी है और परमार्थ भी है ना। आपको इसमें पैसा भी मिलेगा आप काम करेंगे तो, और परमार्थ भी है कि भाई इतने सारे लोगों की दुआएं आप लेते हैं। जी मैम। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं और आपसे नीट क्वालिफाई आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अलावा आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। आप MLT फील्ड में आ सकते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप OT टेक्नीशियंस बन सकते हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में हैं। इसके अलावा इस और भी फील्ड बहुत में सारे आने का। कोर्सेज हाँ, हैं। इसके अलावा और भी ये मैंने कुछ बताए हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप थोड़ा सा जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी निकाल लें, ताकि आपको पता चल जाए कि इस कोर्स से मैं क्या बनूंगा, इसमें आगे क्या स्कोप है। उसके बाद आप उस फील्ड में जा सकते हैं। मैम आप कुछ ऐसे पॉइंट बताइए, ऐसे स्टेप्स बताइए कि MLT स्टूडेंट एक ही बार में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले ले। बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी जैसा है। कि आपने कहा है कि मैंने हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली, तो आपने ऐसा क्या किया है, या ऐसा स्टूडेंट क्या करे कि वो एक ही बार में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले ले, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं हमसे कि मैम हमको साल भर हो गया है, 2 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते करते, लेकिन हम सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो स्टूडेंट कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशंस, उसकी वजह से वो जल्दी सफल नहीं हो पाते हैं। वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, कोविड के बाद हम देख रहे हैं लगातार वैकेंसीज आ रही है, तो आपके पास में अभी तो बहुत अच्छे अवसर हैं गवर्नमेंट जॉब लेने का। तो
मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस पर फोकस करें, जी, है ना। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब स्टूडेंट प्रिपरेशन करने के लिए बैठता है तो वो कहीं से भी कुछ भी उठाकर पढ़ने लग जाता है। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप आरआरबी की कर रहे हो, एमसीआरई की कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस लो कि उसमें पूछा क्या जा रहा है ना। नॉन टेक्निकल कितना पढ़ना है आपको, टेक्निकल कितना पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या टॉपिक्स है, तो आपका एक मतलब क्लियर हो जाएगा वे कि मुझे ये सारी चीजें हाँ, पढ़ना सही है। रास्ता ही पता नहीं है आपको, बिल्कुल। मंजिल तक कैसे पहुंचोगे आप? मंजिल तक कैसे पहुंचोगे, तो रास्ता क्लियर होना जरूरी सभी है। एग्जाम का अलग अलग सिलेबस होता है मैम? जैसे एम्स के अलग अलग, ये थोड़ा- एमपी के स्टूडेंट ग्रुप 5 में अलग सिलेबस होता है, राजस्थान का अलग सिलेबस होता है। नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं कह रही हूँ जो आप बीएमएलटी में या बीएमएलएस में पढ़ते हैं वही सिलेबस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता जी है। मैम। तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, स्टूडेंट क्या करते हैं, वैकेंसी आने का इंतजार करते हैं जी, कि वैकेंसी आएगी उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। मिलता है कितना, जैसे हम एमसीआरई की बात करें तो मात्र वो आपको 1 से 1.5 महीना देती है। अब 1.5 महीने में आप इतना सिलेबस कैसे पढ़ लोगे? जो आप 3 साल में पढ़ रहे थे वो आप सोचो कि 1.5 महीने में मैं कवर कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं है ना। और फिर आप सोचो कि भाई मैं एक बार में सिलेक्शन ले लूँ, तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन? तो आप सबसे पहले तो वैकेंसी आने का इंतजार मत कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन ईमानदारी से कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करके रख लीजिए। जब वैकेंसी आएगी तो आपका पूरा माइंडसेट रहेगा ना, आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहेंगे तो आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। तीसरा मेरा ये है कि सिलेबस की बात अपनी हो गई और अपना वैकेंसी से पहले आपको तैयारी करनी है। तीसरी चीज होती है कंसिस्टेंसी, है ना। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब भाई हमारे पास जो स्टूडेंट है जिन्होंने बैच ज्वाइन किया हुआ है उनके बता रही हूँ मैं कि वो भाई 2-3 महीने पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं कि मतलब पढ़ने के बाद स्किप कर देते हैं कि मामा के यहाँ शादी आ गई, कभी कुछ काम आ गया, घर में कुछ काम चल रहा था, तो उसकी वजह से वो स्किप कर देते हैं। फिर वही हमें कॉल करते हैं कि मैम मेरे घर में ये काम आ गया था, मैंने तैयारी छोड़ दी और फिर अब मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से पढूं, कैसे पढूं। तो यही चीज है कि कंसिस्टेंसी, अगर आपने शुरुआत से जो पढ़ा है उसी को आप कंटिन्यू रखते हैं, आपके घर में कुछ काम है तो आप बचे हुए टाइम में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए ना। आप स्किप क्यों कर रहे हैं पूरी तरीके से? अगर आप उसको स्किप कर देंगे तो जब आपने पुराना जो पढ़ा है ना वो सारा आपके माइंड से निकल जाएगा और फिर आपको एक से शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, तो रिवीजन हुआ ही नहीं ना, क्योंकि बीच में स्किप कर दिया। तो आप कंटिन्यूटी रखिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आपने इन चीजों पर ध्यान रख लिया और प्रैक्टिस, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं वो एक आपका माइनस पॉइंट हो सकता है जो कि आपको आपके सिलेक्शन से दूर कर सकता है। तो आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले सिलेबस अच्छे से देखिए, उसके बाद आप अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि मुझे कब क्या पढ़ना है। एक सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया है तो उस सब्जेक्ट को आप फिनिश कीजिए, 2 स्टार्ट किए हैं तो दोनों को साथ में लेकर चलते रहिए। और तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, आप साथ में करते रहिए, आप इजीली सक्सेस हासिल कर लेंगे। ये मेरी बात मान लो बस। क्या मैम सिलेक्शन के लिए मनीषा मैम से पढ़ना जरूरी है? नहीं, मुझसे पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ। आपको जिस टीचर का समझ में आता है आप उनसे पढ़िए। जरूरी नहीं है कि मनीषा मैम का ही बैच ज्वाइन करना है, इनसे पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, है ना। आपको जिस टीचर का समझ में आता है आप उस टीचर की बैच ज्वाइन करो। जहाँ यूट्यूब से पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना है वहां से आप पढ़ो। लेकिन यही चीज है ना कि ऑब्वियसली कि आपको जिसका समझ में आएगा आप उसी से पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे एजुकेटर हैं जो कि बहुत मतलब अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आपको जिसका समझ में आता है उससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस मैंने जो बताया वो फॉलो कर लेना तो सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो काफ़ी स्टूडेंट इसको लेकर परेशान रहते हैं, क्या बिना एक्सपीरियंस के भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है क्या? क्योंकि एम्स में बहुत एक्सपीरियंस मांगते हैं, बहुत सारे सेंट्रल एजेंसी एक्सपीरियंस मांगती है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट भी एक्सपीरियंस मांगती है, तो एक्सपीरियंस कहाँ का ले कि वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड हो? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी वैकेंसीज में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट का सवाल ये रहता है कि अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो हम कहाँ का एक्सपीरियंस लेंगे तो वो मान्य होगा। तो एक्सपीरियंस देखिए
आपके प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी चल सकता है, लेकिन वो हॉस्पिटल 100 बेड का होना चाहिए और मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल होना चाहिए, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका चल जी, सकता जी। है। इसके अलावा सेमी गवर्नमेंट है, किसी गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है, तो वो तो बिल्कुल चलेगा ही सही। हाँ, तो एक्सपीरियंस आपके पास में, यही चीज स्टूडेंट कराता है कि प्राइवेट लैब का चल सकता है क्या, प्राइवेट लैब का नहीं चलेगा। आपका हॉस्पिटल 100 बेड हॉस्पिटल है, मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका चल सकता है। हमें उसमें लिखा भी रहता है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इतने बेड के हॉस्पिटल का, इतने बेड के है हॉस्पिटल ना, का। तो वो काम आ जाए। क्योंकि बिल्कुल। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं ना मैम कि कोई सी भी लैब ज्वाइन कर लेते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस काउंट हो रहा, हमारा हाँ। एक्सपीरियंस काउंट हो रहा। उनको ये चीज़ कोई बताने वाला नहीं मिलता है, तब उनको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेते हैं, लेकिन वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो सिलेक्शन होने के बाद भी स्टूडेंट बड़े निराश हो जाते हैं कि हमारा इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य नहीं जी। होने के कारण हमको निकाल दिया गया है। तो प्राइवेट वाकई में स्टूडेंट्स को इस बात में ध्यान रखना चाहिए कि उनको एक्सपीरियंस वहीं का ले जहाँ का आपका गवर्नमेंट जॉब में काम आए। बिल्कुल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जी, जी, एक्सपीरियंस जी। होता है ना, अगर आप हायर लेबोरेटरीज में जाते हैं प्राइवेट में, तब आपको जरूर काम आ सकता है वो, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं तो फिर वहां पर जाके जी, जी, जी मैम। आप अटक जाते हैं एक्सपीरियंस को लेकर। मैम कई स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा रहता है, या बहुत सारे सीनियर एमएलटी के स्टूडेंट्स हैं जो एमएलटी कर चुके हैं, अक्सर वो कहते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है और इसमें सैलरी भी बहुत कम मिलती है। आप क्या कहना चाहोगे इस? हाँ, देखो, जो शुरुआत में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इस फील्ड में ना अवेयरनेस बहुत कम है। मतलब ये पता नहीं है, वो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इस फील्ड में स्कोप क्या है। जी। तो स्कोप बहुत सारा है, और ऑब्वियसली देखो, जो काम करने वाला होता है, जो मेहनत करने वाला होता है, जो ईमानदारी से काम करता है, उसके लिए तो स्कोप ही स्कोप है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, है ना, मैं केवल इसी फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप काम ही नहीं करना चाहते हैं तो फिर तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, स्कोप नहीं है। तो इसमें आपके पास में बहुत सारे स्कोप है। ये एक ऐसे फील्ड है ना जिसमें आप एजुकेटेड बन सकते हैं, जिसमें आप लेबोरेटरी मतलब प्रैक्टिकल की तौर पे भी काम कर सकते हैं, इसमें आप साइंटिस्ट बन सकते हैं आपकी एजुकेशन के हिसाब से, है ना, आपने क्या एजुकेशन करी है उसके हिसाब से। आगे जाके एनसीएचपी की गाइडलाइंस में और भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो आगे जाके स्कोप ही स्कोप है। और अब देख रहे हैं कोविड के बाद में लगातार वैकेंसी आ रही है, तो सरकार भी अब मतलब इस फील्ड को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। तो इसमें कंपटीशन अभी इतना नहीं है, लेकिन आगे जाके कंपटीशन बढ़ सकता है, और स्कोप भी भर भर के स्कोप है इसमें, बस आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। अच्छा मैम, जैसे कि अपन एक नॉर्मल उदाहरण ले लें, जैसे कि पटवारी की वैकेंसी निकलती है, एसएससी की वैकेंसी निकलती है, या हम बात करें जैसे कि एक छोटी मध्य प्रदेश पुलिस की भी मान लें, तो हजारों पोस्टों पर केवल एक पोस्ट पर हजारों आवेदन होते हैं, बिल्कुल है ना। तो क्या फ्यूचर में एमएलटी के क्षेत्र में भी ऐसा हो जाएगा? हो सकता है ना, लेकिन अभी तो नहीं है। अगर हम बात करें, जैसे आपने एमपी पुलिस का एग्जांपल दिया है, तो उसमें मतलब एक पोस्ट के लिए हजारों फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी फील्ड की बात करें, एमएलटी फील्ड की बात करें, तो इसमें एक पोस्ट के लिए अभी 50 से 60 इतने ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते होंगे। तो आप देखो ना, दूसरी फील्ड के कंपैरिजन में कितना कम कंपटीशन है, तो आप अभी इजीली गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। आप ये ना सोचे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए ना। आपको तो एक सीट पर काम करना है, आपको एक सीट लेना है, तो उसके लिए आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर रखिए, पॉजिटिव रहिए, है ना। आपको नेगेटिव बताने के लिए मतलब बहुत सारे लोग मिलेंगे, मुझे भी मिले थे जब मैंने इस फील्ड में एडमिशन लिया था, जब मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी। अक्सर वही लोग मिलेंगे जो कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर, और बिल्कुल मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेहनत करना नहीं चाहते हैं उनके लिए मतलब देखो, एक चीज है ना कि ईश्वर भी उन्हीं को देता है जो इच्छा रखते हैं अंदर से, जो मेहनत करते हैं, जो पॉजिटिव है ना। तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि आप उस पर मेहनत करना जानते हैं। जब कुछ नहीं करेंगे, काम चोरी करेंगे, तो आपको कैसे मिलेगा? जी मैम। अच्छा, एक आंसर आपने नहीं दिया मैम कि स्टूडेंट्स सैलरी बहुत कम है। स्टूडेंट्स हाँ, कहते हैं कि हम 3,000 में जॉब कर रहे हैं, 5,000 में जॉब कर रहे हैं, 8,000 में जॉब कर रहे हैं। तो आपने उसका आंसर नहीं दिया मैम। बताइए कि आखिर इतनी सैलरी कम क्यों मिल रही है स्टूडेंट्स को? देखिए, इसका मैं एक बहुत ही अच्छा जवाब देना चाहूंगी स्टूडेंट को, कि अक्सर क्या करते हैं इस फील्ड में स्टूडेंट, की एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन लेने के बाद मतलब अपना फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ और वो कहीं ना कहीं प्राइवेट लैब ज्वाइन कर लेंगे। तो ऑब्वियसली यार, वो व्यक्ति आपको सीखने का पैसा दे रहा है ना। आप तो अभी इसके भी लायक नहीं है कि आपको 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, स्टूडेंट यही रखते हैं कि भाई कि सैलरी 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए ऐसा मिलता है। तो आप अभी वो उल्टा पैसा नहीं ले रहा है, जो अच्छी बात है। हाँ, अभी आप और जैसे कि इनिशियल फेज में हैं। हाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति लो स्टूडेंट लो करता है,
है ना, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं। अब वो एडवोकेसी सीखने जाता है ना, तो उसको दिन भर काम करता है और कुछ नहीं मिलता है बिल्कुल ना, बिल्कुल। जबकि दिन भर में वो टाइपिंग भी करवा लेते हैं, उससे पूरा उसका निचोड़ निकाल लेते हैं, लेकिन पैसा कुछ नहीं मिलता है। तो यही और चीज अगर है आप ना। ब्लड कलेक्शन आपसे करवाया जा रहा है, चीजें सिखाई जा रही है, आपकी क्वालिफिकेशन उसमें कुछ नहीं है और 3,000 भी दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है एक तरीके बिल्कुल, से आपको, कि ये नहीं कह सकते आपको सैलरी कम है। सैलरी कम बहुत है, अच्छी हाँ। बात आपने बताई तो मैम। अभी आपने क्या है कि एडमिशन लिया ही है, वो आपको पैसा दे रहे हैं 3,000 4,000 रुपए जो भी आपको मिल रहा है, वो सीखने का पैसा दे रहा है। आप उसको ये नहीं ले सकते कि सैलरी बहुत जी कम है। मैम। आप पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, आप एक्सपीरियंस लीजिए। बिल्कुल प्राइवेट में भी आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट में तो है ही सही, 2800 ग्रेड पे मिलती है। और भी हायर लेवल जैसे हम जाते हैं एम्स में अगर जाए हम, तो उसमें तो और भी ज्यादा अच्छा है। सेंट्रल लेवल की अगर आप बात करें, मैंने तो स्टेट की बताई है ना। और राजस्थान में जाए तो राजस्थान में भी काफी अच्छी सैलरी मिलती है। और मैम शानदार एम्स एसी में बैठने को मिलता है, एसी में एसी में बैठने को शानदार मिलता एसी है, हो, बहुत अच्छा ना काम है। पेशेंट साहब सीधे टच में रहते हैं, सैंपल का काम रहता है। बिल्कुल। हाँ, मतलब ये है कि बहुत ज्यादा रिस्क में काम करना होता है एक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को, तो क्योंकि HIV के पेशेंट्स भी आते हैं। बस ये है कि आप जिस भी लेबोरेटरी में, जिस भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, पूरी प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ में आपको काम करना चाहिए। अच्छा मैम, एक एमएलटी स्टूडेंट के पास क्या क्या ऐसे विकल्प हैं, जैसे कि एक एमएलटी स्टूडेंट सीधा पूछो तो क्या क्या बन सकता है अपने करियर के ऑप्शन पर? उसने अगर बीएमएलटी किया है, बीएमएलएस किया है, एमएमएलएस किया है, एमएमएलटी किया है, तो वो अपने करियर के ऑप्शन पर क्या क्या फील्ड चुन सकता है? जैसा कि मैंने बताया है कि आगे जाके हो सकता है कि मतलब जैसे BMLT, बीवोक MLT है ना, ये सारे अभी डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। आगे जाके इसको BMLS के नाम से बोला जाएगा, है ना। अभी फिक्स नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन हो सकता है जो ऐसा, गाइडलाइन आई है जो सेंट्रल न्यू गवर्नमेंट की। गाइडलाइन आई है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे एजुकेशन आपकी जो होगी, जैसे मैंने बताया BMLS MMLS अगर आप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके सामने स्कोप रहेगा। जैसे एजुकेटर आप इसमें बन सकते हैं, इसमें आप टेक्निकल तौर पे काम कर सकते हैं। अगर आपने BMLT किया है तो आप लेबोरेटरी का वर्क कर सकते हैं। अगर आपने MMLT या MMLS किया है तो आप एजुकेटर बन सकते हैं, है ना। आपने PhD करी है तो आप इसमें साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इसमें ब्लड बैंक में भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। रिसर्च लेबोरेटरीज में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खुद की पैथोलॉजी रन कर सकते हैं किसी MD पैथोलॉजिस्ट के सिग्नेचर के अंडर, है ना। इसके अलावा आप लैब की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में। गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट लेबोरेटरीज होती है, उनमें आप वर्क कर अच्छा सकते मैम, हैं। मैं आपको बीच में रोकूंगा। एक स्टूडेंट, बहुत अक्सर स्टूडेंट के माइंड में एक सवाल रहता है, जी, जो हमने कॉमन देखा है, कि क्या एमएलटी करने के बाद, ग्रेजुएशन प्रोग्राम करने के बाद, एमएलटी स्टूडेंट खुद की लैब ओपन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। किसी भी MD पैथोलॉजिस्ट के अंदर वो अपनी खुद की पैथोलॉजी रन कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो कि लैब रन करते हैं, लैब चलाते हैं और बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। तो आप कर सकते हैं, लेकिन किसी MD पैथोलॉजिस्ट के अंदर कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड, आगे हो सकता है कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस आए जिसमें कर सकते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लेकिन उसमें क्या गाइडलाइंस आएगी, क्या रूल आएंगे, अभी ये फाइनल नहीं है। लेकिन हाँ, अभी आप MD पैथोलॉजिस्ट के अंदर रन कर सकते हैं। ओके मैम। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइन आई है, जिसमें पैरामेडिकल का नाम चेंज करके एलाइड एंड हेल्थ केयर कर दिया गया है, तो ये क्या है, इसके बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, NCHP की अगर हम बात करें तो NCHP का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। ओके मैम। NCHP ना एक अच्छा, इस गाइडलाइन सेंट्रल का नाम एनसीएचपी है? NCAHP होता ओके है ना। मैम। इसके बारे में मैंने स्टूडेंट को क्लास में बताया भी था एक दो बार, लेकिन बहुत सारे को हो सकता है नहीं पता है। तो NCHP का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। ये एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब भारत सरकार ने जो अपना एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस है उसको रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया है। एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस, ध्यान रखना, जो अब हम पैरामेडिकल बोलते हैं ना, उसको एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बोलना है। पैरामेडिकल तो क्या हमारा रूटीन वर्ड है, तो एकदम से मुंह पे वही आता है, लेकिन एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस होता है। एलाइड एंड हेल्थ, हाँ, ओके। इसके अंदर ना जैसे लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, OT टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजी, जी। ये सारे आते हैं और भी बहुत सारे हैं। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज है, जो कि जो भी मैंने कोर्सेज बताए हैं इनके लिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन को लेकर, एक सिलेबस को लेकर, क्योंकि हमने देखा जैसे BMLT BMLS के बारे में मैंने आपको बताया, तो इन सब के सिलेबस में वेरिएशन है।
जी। तो ये सबका एक ही सिलेबस हो जाएगा। हाँ, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बीएससी पूरे इंडिया में एक है, बीए एक है, हाँ, तो वो पूरे इंडिया के लिए एमएलटी का ग्रेजुएशन प्रोग्राम एक हो जाएगा। एक हो जाएगा, बहुत बिल्कुल, अच्छी चीज है ना, ये। बहुत अच्छी चीज है। और इसमें क्या है कि जैसे सिलेबस सबका सेम हो जाएगा तो सिलेबस का वेरिएशन खत्म हो जाएगा। सबके माइंड में ये रहेगा कि यही सिलेबस है और यही हमें पढ़ना है, कोर्स का नाम एक रहेगा। तो स्टूडेंट के माइंड में ये जो सवाल है कि बीए सारे कोर्सेज हैं, इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इन कोर्स से बीएमएलटी डीएमएलटी जैसे, तो बीएमएलएस एक सब्जेक्ट एक हो जाएगा आपका कोर्स का नाम, और सिलेबस एक हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन को लेके मतलब कुल मिला के क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी। जी जी। जो कि अभी तक हम बात करें, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर पूरी तरीके से ना तो कोई स्पेसिफिक बुक है, ना कोई अच्छा टीचर्स है। तो ये सारी चीजें आगे जाके बहुत अच्छी होने वाली है। हाँ, टीचर को लेके मैं अगर बात करूं, अभी क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में जो डीएमएलटी करे हुए हैं वो ही बीएमएलटी वाले को पढ़ा रहे हैं, डीएमएलटी वाले भी बीएमएलटी वाले को पढ़ा रहे हैं। डीएमएलटी वाले भी बीएमएलटी पढ़ा यस, रहे हैं? बिल्कुल, ये मैंने देखा क्या है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट नहीं, कॉलेज मैं की? प्राइवेट कॉलेज की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट की नहीं। प्राइवेट कॉलेज में मैंने देखा है कुछ ऐसे कॉलेजेस में, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि डीएमएलटी वाले का सिलेबस कम होता है, बीएमएलटी वाले का सिलेबस बहुत लेंदी है, तो फिर भी डीएमएलटी वाला बीएमएलटी को पढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। जो मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही हूँ ना, कि आगे जाके ऐसा होगा कि जिसने एमएमएलटी किया हुआ है या जिसने पीएचडी करी हुई है एमएलटी में, तो वो बीएमएलटी वालों को पढ़ाएंगे। जी, तो ये इससे क्या है कि स्टूडेंट को एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनका प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट होगा। कॉलेजेस में आजकल पढ़ाई नहीं होती है, स्टूडेंट इधर उधर भटकते रहते हैं, कैसे तैयारी करे, क्या करे, उनके 3 साल ऐसे, प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी नहीं होता प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रोग्राम नहीं होते, तो स्टूडेंट को नॉलेज नहीं मिल पाता है। अच्छा मैम, मैं आपको बीच में रोकूंगा। आपने प्राइवेट कॉलेज का तो बता दिया, हाँ। लेकिन जैसे गवर्नमेंट एम्स में जो डीएमएलटी बीएमएलटी के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है, तो उनको कौन पढ़ा रहा है फिर? उनको अभी एमडी पैथोलॉजिस्ट पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैम एक एमडी पैथोलॉजिस्ट जो होता है, उनका स्तर होता है एमबीबीएस के बाद एमडी का। हाँ, तो एक काफी डिफरेंस आप देख सकते हो वहां पर कि एक क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी, नहीं क्योंकि मिल वो पा रही अलग है वे में ना, वो एमडी पढ़ा सकते हैं एमबीबीएस को, एमबीबीएस लेकिन वो एमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। बिल्कुल वही चीज है ना कि आपको पढ़ना कितना है। अब एमडी पैथोलॉजिस्ट है तो उन्होंने उस लेवल का पढ़ा हुआ है, जी। उन्होंने एमबीबीएस के लेवल का पढ़ा हुआ है, जबकि आपको नीड कितनी है, केवल आपको बीएमएलटी या एमएमएलटी के लिए जो पढ़ना है उतनी नीड है। आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल तौर पे, जैसे टेस्ट कैसे लगते हैं, टेस्ट कैसे परफॉर्म होते हैं, है ना, थ्योरी नॉलेज भी होता है उसमें, लेकिन एमडी पैथोलॉजिस्ट को क्लिनिकल नॉलेज ज्यादा है ना। तो वो क्या है, वही चीज है ना कि उसमें स्पेसिफिक नहीं रहता है। मैम जैसे कि नई जो गाइडलाइन जारी हुई है एनसीएचपी की, उसमें जो एमएलटी के स्टूडेंट हैं उनको एमएलटी प्रोफेशन वाले टीचर्स ही पढ़ाएंगे। हाँ, वही चीज मैंने अभी बताई है ना कि जैसे आपने एमएमएलटी किया है तो एमएमएलटी वाला बीएमएलटी वालों को पढ़ाएगा, है ना। आपने पीएचडी करी है एमएलटी में तो वो एमएमएलटी वालों को पढ़ाएगा। तो उससे क्या है कि आपको जिस फील्ड का नॉलेज है, आपको इस फील्ड में कितना पढ़ना है, वो सारा एक पूरा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज है, आगे जाकर और भी बहुत अच्छा होने वाला है। मैम जैसे कि एक सवाल है कि बीएमएलएस पूरे इंडिया में लागू होगा, तो जो बीएमएलटी कर रहे हैं, बीवोक एमएलटी कर रहे हैं, तो उनकी डिग्रियां अमान्य हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, जिसने बीएमएलटी किया है, जिसने बीवोक एमएलटी किया है, उनकी डिग्री अमान्य नहीं होगी, क्योंकि वो अब जाकर लागू होगा, है ना। इसको 2000 मतलब एक्ट 2020 के नाम से जानते हैं एनसीएचपी को, है ना। तो वो मतलब अब ये नियम सारे जो है लागू होंगे इस गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर हम देखेंगे तो बीएमएलएस अब बोला जाएगा। लेकिन जिसने पहले बीएमएलटी किया हुआ है, बीवोक एमएलटी किया हुआ है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। अच्छा मैम, इसमें एमएलटी में रजिस्ट्रेशन को लेकर स्टूडेंट्स बहुत सारी परेशानियां झेलते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन है क्या असलियत में? रजिस्ट्रेशन ना आपकी डिग्री को प्रमाणित करता है। रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम बात करें एमपी में पैरामेडिकल की अगर हम बात करें, या एलाइड हेल्थ केयर ही हम बोलेंगे उसको, है ना। तो इस प्रोफेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें एमपी पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे हम बात करें नर्सिंग की, तो नर्सिंग में नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे एमपी में होता है वैसे राजस्थान में भी होता है, राजस्थान पैरामेडिकल पूरे इंडिया में होता होगा ना? हाँ, वो पूरे इंडिया में होता है। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट के हमारे पास में मैसेज आते हैं बहुत सारे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। अरे हम आपको ये बता सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है
है ना। लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। आप किसी भी अच्छी ऑनलाइन शॉप पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन साइबर करवा कैफे सकते होते हैं। हैं ना? साइबर कैफे होते हैं, वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे एमपी में एमपी ऑनलाइन होता है, राजस्थान में शायद ई मित्र करके कुछ चलता है, तो आप वहां से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत सारी वैकेंसी के लिए जरूरी होता है, तभी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना चाहिए। बहुत सारे तत्काल में भी रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे वैकेंसी आ गई, आपको तत्काल में करवाना है, तो वो आप जल्दी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तत्काल का वेट करना चाहिए या करवा के रखना नहीं, चाहिए? करवा के रख लो ना, आपको समय मिल रहा है तो जी, क्यों जी। तत्काल के पीछे पड़ रहे हो कि भाई वैकेंसी आएगी तब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आपका कंप्लीट हो गया तो अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवा रजिस्ट्रेशन के रख तभी लो। होगा जब आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने एमएलटी की डिग्री ली बिल्कुल है, बिल्कुल वरना नहीं होगा। नहीं होगा। ये चीज ये भी बताता है कि आपकी जो डिग्री है वो आपने रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से करा है या नहीं किया, इसीलिए भी रजिस्ट्रेशन जी मैम। जरूरी है। मैम, मेरा एक सवाल है जी। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, चैट जीपीटी का यूज़ हर स्टूडेंट कर रहा है, हर स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन है ना। बीच में इस क्रांति को लाने के लिए हर गवर्नमेंट ने, मैंने देखा है कि उन्होंने स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम भी कॉलेज कैंपस वगैरह में चालू किए थे। तो जब चैट जीपीटी है तो एक शिक्षक को पढ़ाने की आवश्यकता क्या है? चैट जीपीटी पढ़ा तो रहा है, हर सवाल का जवाब चैट जीपीटी दे रहा है। ये तो आपने ऐसा सवाल कर लिया ना कि भाई टीचर की क्या ही जरूरत है? टीचर से ही बोल रहे हैं कि टीचर्स की क्या जरूरत है। तो हाँ देखो, एआई आ गया है ना, तो एआई के साथ में आपको चलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एआई के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं होना जी मैम। है ना। आप एआई से पढ़िए, है ना। एआई पर ये नहीं है कि भाई कि हमें, देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक टीचर और एआई में क्या डिफरेंस है ना। आपको एआई ये नहीं बता सकता कि आपको कितना पढ़ना है। एक एग्जाम के लिए उस टॉपिक के बारे में आपको कितना पढ़ना है, बार बार आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाए। उसके बाद भी उसको जितना लगेगा वही उतना देगा, है ना। उसको ये तो नहीं पता कि एक एग्जाम के हिसाब से स्टूडेंट को इस टॉपिक में वो तो से आप कितना जितना पढ़ना मांगोगे चाहिए, उससे उतना देगा। उतना देगा। मांगते जाओ देता जाएगा वो। जितना आपको रिक्वायर्ड, आप जितना मांगेंगे, लेकिन आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कैसे मांगेंगे कि इसमें ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। आपको नॉलेज होगा तो आप पूछेंगे ना। जी मैम। तो एक टीचर की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक टीचर से आपको गाइडलाइन मिलेगी कि आपको एक एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस होती है, बहुत सारी चीजें होती टीचर है। को ये भी तो पता होता ना मैम कि पीवाईक्यू में क्या पूछा गया पीवाईक्यू था, में क्या पूछा गया है, क्या पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक टीचर ना बहुत मेहनत करता है। जब मैं एक क्लास लेती हूँ तो उसके पीछे मेरी मेरी पूरी टीम की मेहनत होती है ना। कोई स्टूडियो का सेटअप कर रहा है, कोई पीपीटी तैयार कर रहा है, मैं कंटेंट इकट्ठा करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने केवल एक ही बुक से कंटेंट ले लिया है, मैं पूरा छानबीन करके कंटेंट निकालती हूँ कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं इजी लैंग्वेज में आपके सामने उसको परोस सकूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, है ना। तो एक टीचर की गाइडलाइंस बहुत जरूरी होती है। जी मैम। आप उसके गाइडेंस में अगर प्रिपरेशन करते हैं ना तो वो बहुत और जरूरी है। मैंने देखा है ना कि चैट जीपीटी भी बहुत बार गलत आंसर करता है। बिल्कुल करता है। इवन मैं भी कई बार जैसे पढ़ती हूँ ना तो मैं भी हेल्प लेती हूँ, है ना। लेना चाहिए ना, अच्छी बात है। आपको मतलब आगे बढ़ने के लिए आजकल क्या है कि एआई का जमाना है तो हमें उसके साथ चलना पड़ेगा, है ना। यूज करना लेकिन चाहिए उसको। हाँ, यूज करना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना है। तो मैं भी यूज करती हूँ ना, तो कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए यार। तो फिर मैं देखती हूँ तो उसका आंसर मुझे गलत मिलता है, तो कई बार रॉन्ग आंसर भी मिलता यानी कि है। आप भी मैम टॉपिक तैयार चैट जीपीटी से ही करती हैं? पूरी तरीके से नहीं करते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्प लेनी चाहिए। जो नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछना ही पड़ेगा ना किसी आपका एक टॉपिक निकलने में कितना टाइम लगता है मैम? जैसे कि आप पढ़ाते पढ़ाते आपको इतना टाइम हो गया है, फिर भी हम देखते हैं ना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक टॉपिक में आप इतना टाइम लेते हैं। इतना टाइम क्यों लगता है? इतना टाइम मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैं जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होती है ना तब तक मैं स्टूडेंट को कंटेंट डिलीवर नहीं करती हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा टाइम लगता है। ये आप यूं कह सकते हैं मेरा माइनस पॉइंट भी है कि मुझे एक टॉपिक को निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग एक जाता है। तरीके से आपका माइनस है, लेकिन स्टूडेंट के मेरा माइनस पॉइंट है, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज्यादा प्लस अच्छा पॉइंट है, है। प्लस पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि मैं कंटेंट मतलब जब निकालती हूँ ना तो मैं एक टॉपिक को अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा करती हूँ। कितना कंटेंट मुझे इस सोर्स से लेना है, कितना इससे लेना है, कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा इजी लैंग्वेज में मैं उसको बना सकूं। इसीलिए मुझे एक टॉपिक को बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये मेरा माइनस पॉइंट है, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि ये मैंने तो बहुत करीब से भी देखा है। हाँ, जैसे कि आपका एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसको आपने 3 बार पढ़ाया मैम, अलग अलग सालों में, लेकिन वो हर बार
इनहेंस होके आया है। बिल्कुल, आप उसके कंटेंट में देखिए ना, हर बार कंटेंट में वेरिएशन आपको मिलेगा और भी इजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिलेगा। जी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एआई का यूज करो, लेकिन पूरी तरीके से उस पर डिपेंड मत हो। मैम एक और सवाल जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या एआई मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की जॉब खत्म कर देगा? नहीं, एआई मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब को खत्म नहीं कर सकता। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। ओके तो मैं स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगी कि जाकर वो देखना, उससे आपको और भी कुछ हेल्प मिलेगी। ये एमएलटी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब पे? हाँ, एमएलटी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो देखना आप जाके। देखो, एआई मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि एआई के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि एआई के साथ में आपको बढ़ना चाहिए। लेकिन एआई पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि जॉब को खा जाएगा, है ना। हाँ, आजकल ऑटोमेशंस आ गए हैं, फुली ऑटोमेटेड लेबोरेटरीज हॉस्पिटल में आ गई है, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन इनको रन करने वाला कौन है? ह्यूमन, है ना। मशीन को चलाने वाला कौन है? ह्यूमन है। एरर कौन चेक करेगा? ह्यूमन चेक करेगा कि कहाँ गलतियां हो रही है, कैसे इसको ट्रबल शूट करना है, ये सारा ह्यूमन ही करेगा। तो ह्यूमन की मतलब जगह एआई नहीं ले सकता। एआई से आगे और हेल्प मिलेगी और भी अच्छी सारी चीजें होगी, लेकिन ह्यूमन का काम अपनी जगह। यानी कि स्टूडेंट्स को ऑटोमेशन वाली मशीन्स पर वर्क करना चाहिए, वर्क हाईली करना चाहिए, ऑटोमेटेड बिल्कुल। लैब्स में उनको प्रैक्टिस करने जाना चाहिए। एक्टिव रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहो, लेकिन ऐसा नहीं समय के कि- साथ उनको हाँ, बदलाव खुद में करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, समय के बिल्कुल साथ करना चलना है पड़ेगा। तो। अगर आप एआई का यूज नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, है ना। अगर आप ये सोच ले कि मुझे भाई एआई का यूज नहीं करना है, ये चीज कब तक रहेगी, क्या रहेगा, बहुत सारे के माइंड में ऐसा रहता है। लेकिन अगर आप एआई का यूज नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, है ना। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके मतलब आपकी वैल्यू होगी। आपको नॉलेज लेना है तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। अच्छा मैम, एक और सवाल है मेरा कि कोई स्टूडेंट अगर एमएलटी करना चाहता है, अभी 12th तो उसने जस्ट किया है, एमएलटी में अपना करियर देखता है, यस, तो उसको किन किन बातों का ध्यान पहले ही रखना चाहिए? एमएलटी फील्ड में अगर आप अपना करियर देख रहे हैं, आप अगर मतलब एडमिशन हाँ मैम, अगर उसकी इच्छा है कि मैं एमएलटी में एडमिशन लूं, तो किन किन बातों का ध्यान रखे, जैसे कौन सा कॉलेज चुने, हाँ, उसकी हाँ, क्या हाँ, क्वालिफिकेशन वही हो चीज़। वगैरह? अगर आप एमएलटी फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, है ना, जैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की हम बात करें, तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, सबसे पहली बात मैंने 2-3 बार दोहराई है कि वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि आप समय अपना देंगे, अपना पैसा आप लगाएंगे। यस मैम, ये भी मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस है ना, वो पैसे के चक्कर में स्टूडेंट्स को डिग्रियां करवा देते हैं, फिर उनके रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल वही चीज मैं कह रही हूँ कि आप अपना समय दे रहे हैं। माता पिता बहुत मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो आप अपना पैसा भी लगा रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, और फिर बाद में आपको पता चलता है कि ये मान्यता प्राप्त नहीं है, आपके उस डिग्री की कोई मान्यता नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तब बहुत दुख होता है, हमें भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं ना, तो फिर हमें लगता है बहुत। एक चीज और जो मेरे अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंस जाऊंगी इससे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मैथ्स करने के बाद, 12th मैथ से करने के बाद में डिग्री करी है, एमएलटी डिग्री करी है। तो इस चीज को लेके मैं कहना चाहूंगी कि देखो, जो भी स्टूडेंट अब करना चाहते हैं उनके लिए कि वो 12th बायो से करने के बाद ही आप इस फील्ड में आए। अगर आपने 12th बायो से किया है तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आती है, मोस्ट ऑफ वैकेंसी कह लो बहुत सारी क्या, जिसमें 12th बायो से रिक्वायर्ड बायो से मैंने अभी तक देखी मैम, एक हाथ वैकेंसी देखी होगी मैंने बिहार की, जिसमें बाद में मैथ्स को लेकर आप मैथ्स के भरोसे मत बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसने 12th मैथ से किया है, उसको भी डिग्री करवा रहे हैं, फिर आगे जाके वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तब हमें बहुत दुख होता है, स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि अब हम क्या करें। तो हमें खुद को भी समझ में नहीं आता कि उनको क्या रिप्लाई दें। तो इसीलिए अब जो स्टूडेंट 12th कर रहे हैं, तो अगर आपने बायो से किया है तभी जाकर आप इस फील्ड में एंट्री लें, अदरवाइज नहीं लें, क्योंकि आगे जाके आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए दिक्कत आने वाली है। यानी एक तो आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त होना चाहिए, एक तो कॉलेज मान्यता प्राप्त होना चाहिए, बायो से 12th होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपका जो कॉलेज है, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यूजीसी अप्रूवल होना चाहिए, है ना, और आपका 12th बायो से होना चाहिए। इसमें स्कोप बहुत सारे हैं, लेकिन आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किधर जाने का है ना। तो एमएलटी में एडमिशन लेना चाह रहा है हाँ,
एमएलटी में एडमिशन लेने जा रहा है, तो इसमें बहुत सारा, आप डिमोटिवेट ना हो, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कहने के लिए जिसने खुद ने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो आपको कहेंगे कि इस फील्ड में स्कोप नहीं है, मत जाइए, बहुत सारे करके बैठे हैं, सैलरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन आपका इंटरेस्ट है, आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये मनीषा आपका स्वागत करती है ना। बस आपको ध्यान रखना है किन किन चीजों का, जो मैंने आपको बताया है कि आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त होना चाहिए, 12th बायो से आपके पास में होना चाहिए। अच्छा मैम, एक और मैम की मेहनत ही होना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में मैंने देखा हाँ। है कि बिना मेहनत के आपको कुछ बिना मिलेगा नहीं, मेहनत के लगता। आपको कुछ नहीं मिलेगा इस फील्ड में। क्या आप किसी भी फील्ड में चले जाइए जी, कि जी, भाई जी। मेहनत करेंगे तो उसका फल ईश्वर आपको जरूर देगा। ईमानदारी से आपको काम तो करना पड़ेगा, आप काम चोरी करेंगे तो नहीं मिलेगा। जी मैम, एक और सवाल है कि स्टूडेंट्स एमएलटी के ग्रेजुएशन प्रोग्राम के दौरान ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे या कंप्लीट करने के बाद करें? ये ना मैं यूं कहूँ तो मेरी हर क्लास की लाइन होती है ये, जो मैं स्टूडेंट को हमेशा कहती जी हूँ। मैम। जो बीएमएलटी डीएमएलटी के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई आप पढ़ रहे हैं ना, आप अपने 3 साल ये दे रहे हैं, तो क्यों ना इसी टाइम में आप इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कर ले कि बाद में आपको दिक्कत ना आए। आपको बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ हुआ था कि मेरा कंप्लीट हुआ और वैकेंसी आ गई। अगर ऐसा होता है तो कितना अच्छा है ना आपके पास में कि आपने पूरा पढ़ा हुआ है और जस्ट कंप्लीट हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ और वैकेंसी आ गई। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका एक बार में सिलेक्शन हो जब जाएगा। लोहा गर्म है उस पे आप हथौड़ा मार देंगे तो आकार ले तो लेगा ना। आप जो आकार देंगे ना वो आकार ले जी लेगा। मैम। तो जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ है, आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है, बस आपको प्रैक्टिस करने की नीड है। जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है उसका पीवाईक्यू देखिए और आप एक बार में इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। जी, जी। तो बस मेरा यही कहना है कि आप बीएमएलटी के जो ये 3 साल होते हैं ना, आप फर्स्ट ईयर में जो अपना सिलेबस पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि ये नोट्स आपको आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं। ये तो मैं उनको भी कहती हूँ जिनके कंप्लीट होने के बाद में प्रिपरेशन करते हैं कि नोट्स बनाइए, क्योंकि अपने हाथों से लिखा हुआ हम भूलते नहीं है, अपने हिसाब से हम कंटेंट को जी लिखते मैम, हैं तो समझने में आसानी होती है। क्लास में बोलते हैं मैम, आप खुद अच्छे से नोट्स देते हैं उनको। हाँ, क्योंकि मैं खुद अभी भी नोट्स बनाती हूँ, है ना। ऐसे नहीं है कि भाई मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे ही बुक लेके बैठ जाती हूँ। अभी भी मैं हर एक लाइन लिखती हूँ, चाहे उस कंटेंट को मैं तीसरी बार कर रही हूँ, चाहे मैं एक टॉपिक तीसरी बार पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं उस कंटेंट को अपने हाथों से लिखती हूँ, मैं स्टूडेंट को बताती भी हूँ। अभी मतलब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि मैम तीसरी बार कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको भी वापस लिख रहे हैं। वापस लिखती हूँ। यानी कि हम जो हाथों से लिखते हैं ना, वो भी हमारे ब्रेन के अलावा हाथों को भी याद रहता है। याद रहता है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि पहले मैं जब एग्जाम में बैठता था ना, तो बहुत बार ब्रेन से चीज निकल जाती थी, लेकिन आंखें बंद करके जब वो चीज महसूस करते थे ना तो वो याद आ जाती है। लेकिन बिल्कुल। कहते हैं ना कि वो एक हैबिट वाली चीज, हाँ। तो वो हाथों से लिखा याद रहता है। याद रहता है। बस ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो मतलब कहीं लैबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं, जी। तो उनको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल पाता। ये बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम हमें नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम कैसे क्या करें। तो देखो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। उनके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स का बताया हुआ, हालांकि ये सभी स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, सभी स्टूडेंट को मतलब करना चाहिए ऐसा कि शॉर्ट नोट्स बनाएं। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं तो डिटेल में उनको पढ़ाती हूँ भाई, मेरी आदत है ये कि मैं सारा कंटेंट उनको पढ़ाऊं, है ना। लेकिन शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएंगे ना, एक तो आपने डिटेल में समझ लिया जो मैंने आपको पढ़ाया, और उसी के अगर आप शॉर्ट नोट्स भी बना लेते हैं तो आपके सामने 2 तरीके के कंटेंट है ना। एक आपने डिटेल में पूरा समझ लिया, शॉर्ट नोट्स आपके पास में है, तो आप इजीली उसको याद रख सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपने नोट कर ली ना। शॉर्ट नोट से रिवीजन में भी तो आसानी होती है। हाँ बिल्कुल, रिवीजन में भी आसानी होती है। तो ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जी मैम। बाकी डिटेल में जो बीएमएलटी डीएमएलटी वाले हैं उनके लिए तो है सही। तो यही कहना चाहती हूँ मैं कि बीएमएलटी डीएमएलटी वाले ड्यूरिंग कोर्स ही आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, ताकि बाद में आप कम समय में एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर। ये तो आपने मैम टेक्निकल बात, यहाँ पे टेक्निकल पोर्शन की आपने बात कर ली है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल पार्ट पूछा जाता है उसके लिए क्या, उसकी प्रिपरेशन ऐसे कैसे करे स्टूडेंट, और ये नॉन टेक्निकल पार्ट की प्रिपरेशन सिलेक्शन में कितनी बड़ी हेल्प करती है? नॉन टेक्निकल ना आजकल मतलब लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने लग गया है ना। चाहे हम एमसीआरई की बात करें, चाहे हम आरआरबी की बात करें, चाहे हम एमपी ग्रुप 5 की बात करें, किसी में 30 नंबर का पूछा जाता है, किसी में 25 नंबर का पूछा जाता है। तो टेक्निकल की प्रिपरेशन तो स्टूडेंट फिर भी कर लेते हैं, है ना, जैसे तैसे करके, लेकिन नॉन टेक्निकल के यहाँ पे आके स्टूडेंट अटक जाते हैं और उसी की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि नॉन टेक्निकल चाहे 30 नंबर का हो, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल, एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉन टेक्निकल भी एक बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में, जिसमें
जैसे मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इतना बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए यार। आप किसी भी पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे हैं तो नॉर्मल वैल्यूज वगैरह आती है ना, फॉर्मूलेज आते हैं, तो वो निकालना रहता है, आपको कैलकुलेशन करना रहता है, इंग्लिश में चीजें रहती है, हिंदी में रहती है, तो ये नॉन टेक्निकल का नॉलेज भी आपके पास में होना जी चाहिए। मैम। तो नॉन टेक्निकल के लिए एमएलटी एजुकेशन पॉइंट भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे हमारी महाराजा बैच में हम देखें तो हम टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो नॉन टेक्निकल भी पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉन टेक्निकल को स्किप ना करें। हाँ, जीके को आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं जीके तो क्योंकि मैम जीके अच्छा है। अच्छा है और एक दो नंबर पूछे जाते हैं तो उसमें आपका बस टाइम ज्यादा उसमें वेस्ट हो आपको, जाएगा। हाँ वही चीज है कि आप उसमें जाएंगे ना तो आप उसमें उलझ जाएंगे। इसके बजाय आप मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये कर सकते हैं। तो नॉन टेक्निकल पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिकल अपनी जगह, टेक्निकल अपनी जगह जरूरी है और नॉन टेक्निकल अपनी जगह जरूरी है। आप अगर करेंगे तो बिल्कुल होगा। कहते हैं ना वो कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो वही एक मतलब अगर आप लगातार प्रयास करते हैं ना तो एक मुलायम रस्सी भी पत्थर पर निशान बना देती है। तो बस आप प्रयास करते रहिए, आप इजीली सक्सेस होंगे, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाइए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया मैम। और स्टूडेंट निश्चित तौर पर इस पॉडकास्ट से वो सारी चीज़ें, सारे सवालों के जवाब लेकर जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और वो अपने जीवन में इस एमएलटी के क्षेत्र में सफलता जरूर हासिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। मैम एक सवाल है मेरा, एमएलटी के स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलतियां कौन से करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए? कुछ कॉमन मिस्टेक्स आप बताइए कि वो ये नहीं करेंगे तो जल्दी सफल हो जाएंगे। बिल्कुल, ये है ना एक बहुत ही अच्छा सवाल है। स्टूडेंट क्या करते हैं अक्सर कि जैसे बीएमएलटी में एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद में वो क्या करते हैं कि 1 साल थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं पढ़ा और किसी भी लेबोरेटरी में ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। अब वो प्रैक्टिकल सीखने के लिए जाते हैं लेकिन उनकी थ्योरी मिस हो गई। वो प्रैक्टिकल के लिए तो चले गए और थोड़ा बहुत यह भी रहता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि भाई 2-3 हजार रुपए कमा लेंगे, है ना, और प्रैक्टिकल भी सीख लेंगे। तो आप प्रैक्टिकल तो सीख लेंगे लेकिन आपकी थ्योरी छूट जाएगी। जब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे ना तब आपको दिक्कत आएगी। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है स्टूडेंट का कि वो थ्योरी मतलब उनको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में। ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रैक है, इसमें नहीं फंसना है स्टूडेंट्स इसमें को। नहीं ये क्या फंसना है। छोटा सा प्रलोभन है बस लेकिन उनको वो जल्दबाजी में उसमें फंस जाते हैं। और उसी में उलझ के रह जाते हैं। ओके। फिर वो उसमें से निकल नहीं पाते। बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स है ना, मतलब जिसने गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए हैं, हम यूं कहें तो, जिनकी इच्छा थी लेकिन वो ले नहीं पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि उन्होंने प्राइवेट लेबोरेटरी ज्वाइन कर ली, उन्होंने थ्योरी पर ध्यान नहीं दिया। उनका कहना यही था कि अब तो यार बस लैब ज्वाइन कर लिए तो काम करने में इधर समय चला जाता है, कॉलेज भी नहीं जा पाते हैं, फिर कॉलेज भी नहीं जा पाते, अब पढ़ने में मन नहीं लगता है क्योंकि वो उस चीज से हट चुके हैं। तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है और नॉलेज होना भी बहुत जरूरी। आप चाहे किसी भी लेबोरेटरी में जाएंगे, आपके पास में अगर नॉलेज होगा तो वहां आपकी वैल्यू भी होगी। आप किसी भी चीज को आपने उसका थ्योरेटिकल नॉलेज ले रखा है, जैसे हम हीमोग्लोबिन की बात कर लें, हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पूरा नॉलेज है, उसके बाद आप उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो खुद में भी कॉन्फिडेंस रहेगा। सीनियर पैथोलॉजिस्ट ये सब आपका इज्जत भी करेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज है। और जैसे एक पेशेंट की रिपोर्ट आती है ना, जैसे हीमोग्लोबिन है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्यों बढ़ता है, कब घटता है, क्या इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ये सारी चीजें आप कहाँ से सीखेंगे? आपने प्रैक्टिकल तो सीख लिया कि हीमोग्लोबिन टेस्ट को ऐसे लगाया जाता है ना। ये भी आप जितना आपने किया है, जितना आपके सीनियर ने आपको सिखाया उतना ही आपको पता होगा। उससे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप सीखेंगे ना। तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि स्टूडेंट जब आप मतलब कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो पहले उसका थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा लीजिए। आगे जाके आपको प्रैक्टिकल करना ही है। आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तब भी वहां पे आपको ये सारा प्रैक्टिकल ही करना है। जी मैम, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मैम। अब कुछ आपसे आपके पर्सनल सवाल हम पूछेंगे कि आप यूट्यूब पर पढ़ाते हैं मैम, यूट्यूब पर काफ़ी कंटेंट आपने फ्री प्रोवाइड करवा रखा। उसमें हम देखते हैं कि आप एमएलटी के अलावा अदर मेडिकल के स्टूडेंट्स भी, जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट उसमें कमेंट भी करते हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर। एनाटॉमी फिजियोलॉजी एमबीबीएस से लगाकर आप देख लो कि मेडिकल का के हर क्षेत्र में सब्जेक्ट में आता है। और साथ ही देखते हैं बहुत सारी जो रेलवे की जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक्स पूछते हैं। बायो के भी कुछ टॉपिक आपने पढ़ा रखे मैम। तो मैम यूट्यूब की यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, यूट्यूब का आपके कैसे ख्याल आया आपका माइंड में कि यूट्यूब पर मुझे जाना चाहिए, यूट्यूब पर मुझे पढ़ाना चाहिए? इसके पीछे की आप स्टोरी बताइए।
इसके पीछे ना बहुत ही मतलब कह सकते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यूट्यूब की यात्रा, यूट्यूब का नाम लेते से ही मतलब मेरे मन में पता नहीं क्या एक अजीब सा हो जाता है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि यहाँ मेरे इमोशंस आ जाते हैं। स्टूडेंट का जो प्यार मुझे मिला है वो मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब स्टूडेंट ने प्यार दिया है। और उसी मोटिवेशन के साथ आज मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ कि इसकी यात्रा कुछ इस तरीके से शुरू हुई कि जब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी और मुझे सबसे बड़ी परेशानी जो आई मैंने जो आपको बताई है कंटेंट इकट्ठा करने में। जी। तो मेरे हस्बैंड का ये सपना रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे कंटेंट इकट्ठा करते हुए देखा है कि मैं किस तरीके से परेशान होती थी, किस तरीके से इधर उधर से खंगालती थी। मतलब हम क्या है आपस में डिस्कशन भी करते थे। जब मैं पढ़ाई करती थी तो उनको बताती थी कि यार मुझे यहाँ पे बहुत परेशानी आ रही है, ये बहुत आ रहा है, दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने इस चीज को देखा और फिर उन्होंने एक सपना देखा कि क्यों ना हम स्टूडेंट को एक ही जगह अगर कंटेंट डिलीवर कर दें तो स्टूडेंट को प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, है ना। आसानी से स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। जो मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं परेशानियों की वजह से कि कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो फिर मेरे हस्बैंड का मतलब ये रहा, उन्होंने सोचा, काफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। जब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी तब भी काफ़ी सपोर्ट रहा है और ऐसे ही हमने इसकी शुरुआत करी थी। आप मेरा पहला एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखना जाकर, एक छोटे से बोर्ड से हमने शुरुआत करी थी। उस वक्त लाइटिंग सिस्टम भी इतना नहीं था। जैसे तैसे करके मोटिवेशन मुझे मिलता रहता था मेरे हस्बैंड से, है ना। और उसके बाद में जैसे जैसे हम करते गए वैसे स्टूडेंट का प्यार मिलता गया और इस तरीके से ये यात्रा शुरू हुई और काफ़ी अच्छी ये यात्रा रही। काफ़ी स्टूडेंट का प्यार भी हमें मिला और अब मतलब हर दिन बस यही रहता है कि और कुछ स्टूडेंट के लिए क्या नया करें और कुछ अच्छा कर सकते हैं आपके लिए। तो हर दिन बस ऐसे ही सोचते रहे, स्टूडेंट के मैसेज आते रहे, उनसे हम मोटिवेट होते रहे और इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई थी। मैम, एक और सवाल ये कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं जी। और आप हाउस वाइफ भी हैं, हम्म। फिर ये यूट्यूब संभालना, एप्लीकेशन संभालना, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना और एक कहते हैं ना कि एक जॉब और घर को मैनेज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो आप ये तीन तीन काम कैसे कर लेती हैं? ये सवाल ना सर केवल आपका ही नहीं है, ये सवाल रिश्तेदार का भी है, हमारे फ्रेंड्स का भी है और स्टूडेंट का भी है कि इतनी सारी चीजें आप अकेले कैसे मैनेज कर लेते हैं। और सही बात है, नहीं कर सकते ना, सीधी सी बात है कि नहीं कर सकते। लेकिन मेरी फैमिली का सपोर्ट इतना अच्छा है ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं बहुत अच्छे से, मैंने मतलब मेरे 7 से 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। थोड़ा बहुत मेरा घर का काम रहता है। मेरे मतलब फैमिली की तरफ से मुझे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि घर का काम ये करना है तभी आप आगे ये कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत फ्री हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ। तो इजीली मैं अपनी ड्यूटी कर लेती हूँ। ड्यूटी के बाद जो बचा हुआ जितना भी टाइम रहता है मैं पूरा अपने टीचिंग को देती हूँ, है ना। स्टूडेंट के ये जो मैसेज आते हैं ना, कभी कभी मैं ऐसे थक भी जाती हूँ। कभी लगता है यार 8 घंटे की ड्यूटी के बाद में बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा वर्क रहता है, तो घर आके ऐसा इच्छा होता है कि कुछ भी काम ना करें। लेकिन ये जो स्टूडेंट के मैसेजेस आते हैं ना कि मैम मेरा सिलेक्शन एमसीआरई में हो गया है, मेरा आरआरबी में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, मैंने इस कॉलेज में टॉप किया है, तो यकीन मानो एक अलग ही अंदर से पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आ जाती है और फिर से काम में लग जाती हूँ। फिर से 12, 1, 2 बज जाती है, पता ही नहीं चलता है और ऐसे करके मेरा दिन निकल जाता है। लेकिन बस हर दिन ये जरूर रहता है कि स्टूडेंट के लिए और क्या नया करें, ये मैं हर दिन सोचती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का काफी सपोर्ट रहा है। पूरा ये टीम वर्क है, मैं अकेली ये नहीं करती हूँ, मेरी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। कंटेंट बनाने के लिए अलग है, आपसे कॉल पे मतलब बात करने के लिए मेरी खुद की ही मतलब ये कह सकते हैं कि कजिन है जो ये करती है और मेरे हस्बैंड ये पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। तो ये पूरा ना एक टीम वर्क है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि मैं घर का काम भी कर लेती हूँ और ड्यूटी भी कर लेती हूँ और क्लासेस भी ले लेती हूँ, है ना। क्योंकि मैंने बोला मुझे कंटेंट इकट्ठा करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये सारा एक टीम की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो पूरी डेडिकेटेड टीम है, बहुत अच्छा काम करती है हमारी टीम और इस तरीके से मेरी ये दिनचर्या रहती है। मैम, स्टूडेंट्स का आपको इतना प्यार कैसे मिलता है? ये तो मुझे भी नहीं पता यार कि स्टूडेंट इतना प्यार क्यों देते हैं। पता नहीं उनको क्या अच्छा लगता है मुझ में कि मेरा पढ़ाने का तरीका उनको अच्छा लगता है। अब ये तो स्टूडेंट ही जाने
कि वो मुझे इतना प्यार क्यों देते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, मैं कमेंट्स देखती हूँ कि मैम आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, आपने इस कंटेंट को इतना अच्छे से समझाया है कि हमारे दिमाग में उतर गया है। तो ये ना बहुत अच्छा लगता है, सही बात और इसी मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ, तो कभी भी मतलब थकान महसूस नहीं होती है। मैम बहुत ही अच्छी आपकी यात्रा है, हाँ। और इससे निश्चित तौर पर हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ। मैम आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में जो पैथोलॉजी होता है, मतलब कह सकते हैं हम प्रैक्टिकल अनुभव भी काफ़ी लंबा रहा है, लगभग आपको 5-6 साल गवर्नमेंट जॉब में हो गए हैं, उसके साथ एक प्राइवेट पैथोलॉजी का भी आपका अनुभव रहा है। तो ऐसा कोई केस आप बताना चाहेंगे, ऐसा कोई इमोशनल केस, क्योंकि इसमें जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया है, HIV हो गया, ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, तो कोई ऐसा कोई केस आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे मैम, जो कि इमोशनल हो, जो आपको याद हो? देखो, लैब में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं मतलब जिनको देखकर ना मतलब अलग सा ये हो जाता है, पता नहीं क्या, कि यार ये क्या है। जैसे किसी का कैंसर डिटेक्ट होता है, या किसी का जैसे एनीमिया, बहुत ही ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं। जैसे मेरे बहुत बार ऐसे केसेस देखे हैं, बेबी बर्थ होना है और हीमोग्लोबिन 2 ग्राम है ना। अब 2 ग्राम हीमोग्लोबिन बेबी बर्थ होना है, मतलब बहुत ही ऐसा लगता है कि ये कैसी रिपोर्ट है यार, है ना। और एक ऐसा लगता नहीं रिपोर्ट क्यों आई है? हाँ, ये रिपोर्ट क्यों आई है, ऐसा लगता है ना। और एक केस ऐसा है जो मुझे याद है, मैं आपको बताती हूँ। मतलब एक छोटा बच्चा है और दोनों भाई बहन हैं और दोनों को थैलेसीमिया है। ओह, और एक और बुरी बात ये है ना कि दोनों के माता पिता नहीं है, और उनके दादा दादी हैं। दादी बहुत ज्यादा एजेड है, दादा हमेशा उनको लेके आते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं। उनकी एज मतलब जब से जॉब में लगी हूँ ना, तब से उनको देख रही हूँ। पर कभी कभी जैसे मशीन खराब हो जाती है, उनकी रिपोर्ट नहीं आती, मतलब बहुत बुरा लगता है कि यार इनको मतलब ब्लड चढ़ना था, लेकिन रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं की आई, वजह से नहीं हो उनको पाया वेट है। करना पड़ रहा है, 2 बार आना वेट करना पड़ेगा। पड़ रहा है, 2 बार आना पड़ता है, क्योंकि वो गांव से भी आती है, दादा के साथ में आती है, कभी कभी अकेली भी आती है, और भैया को भी लेके आती है साथ में। दोनों भाई बहन हैं। तो ये एक बहुत ही इमोशनल केस है जो मुझे देखने को मिला है, जो हमेशा से हर महीने आते हैं और ब्लड चढ़वाते हैं। तो ये केस है एक। जी। और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये है जो कि मुझे याद है और बहुत ज्यादा इमोशनल है। मैम एक और सवाल है मेरा, कि एक लैब प्रोफेशनल और एक एजुकेटर, दोनों के तौर पर आपका डे रूटीन कैसा रहता है? क्योंकि आप पढ़ाते हो, उसमें भी आप कंटेंट बता रहे हो कि 5-7 घंटे मेरे उसमें भी जाते हैं, फिर आपके 7-8 घंटे की ड्यूटी भी रहती है घर है, तो आपका डे रूटीन कैसा रहता है? डे रूटीन ये सीधा सा है, मैं सुबह उठती हूँ, घर का थोड़ा बहुत काम है वो करती हूँ। उसके बाद में फिर अगर मेरा ड्यूटी टाइम है, क्योंकि शिफ्टिंग रहती है ना, कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहती है, कभी डे ड्यूटी रहती है, कभी नाइट ड्यूटी रहती है, तो उसके हिसाब से मैं अपने शेड्यूल को एडजस्ट कर लेती हूँ। मॉर्निंग ड्यूटी है तो मैं फटाफट घर का काम करके ड्यूटी चले जाती हूँ, 7 से 8 घंटे ड्यूटी करती हूँ, ईमानदारी से वहां पे अपना काम करते हैं, फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वही फुल टाइम अपना जो है इसी में देते हैं भाई, टीचिंग के लिए कंटेंट निकालना, पीपीटी बनाना, क्लास लेना, वैकेंसी की अपडेट निकालना, स्टूडेंट के लिए कुछ दिन भर सोचते रहना, है ना। फिर जो भी याद आता है फिर मैं मैसेजेस भी करती हूँ, भाई आज क्या कंटेंट अपलोड करना है, ये सारी चीजें, बहुत सारा रहता है काम। तो हाँ, बस ये है कि मैं ड्यूटी के बाद में जो भी टाइम रहता है वो पूरा टाइम अपना टीचिंग में चला जाता है। मैम एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का रहता है? सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है रिपोर्ट का भाई। हाँ, टाइम पर देते हैं। रिपोर्ट का। अब ना बहुत सारे ऐसे आते हैं जो ब्लड सैंपल दिया है और उनको 1-2 घंटे में रिपोर्ट चाहिए, है ना। 1-2 घंटे भाई, कभी मशीन खराब हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो जाता है, कुछ हो जाता है, सैंपल का इशू हो जाता है, तो रिपोर्ट डिले हो जाती है। लेकिन भाई 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है, हमको 2 घंटे की बोला गया था। या फिर ऐसा भी होता है भाई, वार्ड से सैंपल आया है। कभी कभी ऐसे केसेस भी हुए हैं कि वार्ड से सैंपल आया, इधर तो सैंपल आया और उसके पीछे पीछे रिपोर्ट वाले भी आए कि मतलब वो खुद आया भाई सैंपल लेके आती है और पीछे दूसरी आया भाई आ जाती है कि इस पेशेंट की रिपोर्ट चाहिए। अभी लेबोरेटरी में सैंपल तो आने दो, टेस्ट लगेगा तो आपको रिपोर्ट मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। लेकिन अब तो क्या फुली ऑटोमेटेड मशीनें हो गई है, तो सारा काम मशीन करके देती है, तो एक चीज ये हो जाती है, रिलैक्स रहते हैं कि भाई मशीन देगी तभी तो हम आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो ये चीज है। मैम आखिरी सवाल आपके साथ, हाँ, क्या आप अंत में एमएलटी स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए संदेश की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चर्चाएं आज के इस सेशन में हमने करी है। तो स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूंगी, एडमिशन लगाने से लेकर जॉब लेने तक की अगर हम बात करें, या आप
आपने जो भी आपके लिए चूज किया है तब तक की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आप अपने कॉलेज को मतलब वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है ये देखें। 12th आपके पास में बायो से होना चाहिए, तभी जाकर आप कॉलेज में एडमिशन ले। ईमानदारी से अपनी तैयारी करें। माता पिता आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप भी मेहनत कीजिए। उन पैसों को वेस्ट मत जाने दीजिए। आपके लिए वो पैसा लगाया गया है। तो बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि पिताजी ने फटी बनियान पहनी है, लेकिन आपको कभी भी बुक के लिए, पैसे के लिए मना नहीं किया है ना। तो बहुत मेहनत करते हैं माता पिता, तो आप उसको ऐसे ही ना ले और अपने उनका मतलब आप उस पैसों का सही उपयोग कीजिए। आपने आपके लिए पेमेंट लगाया गया है, किस चीज के लिए लगाया गया है, उनका उद्देश्य क्या है, वो सपना देख रहे हैं तो आपको उस सपने को पूरा करना है। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है ना। आप तैयारी कीजिए। एक चीज है कि भाई BA-MLT कर रहे हैं तो उसी ड्यूरिंग, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना है तो उसी ड्यूरिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है। NCHP की गाइडलाइंस में बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। तो आगे जाके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन है वो भी आपको मिलने वाली है। कोर्स का नाम एक ही हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि सारी जो चीजें हैं BVoc MLT, BA-MLT, BSc MLT ये भी सब निकल जाएगा। तो आगे जाके आपको मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा होने वाला है ना। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर सिलेबस देखिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी रखिए। अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। और PYQ देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिकल टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलिए। और आप जिस भी पैथोलॉजी हॉस्पिटल लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम कीजिए। अगर आप मक्कारी करेंगे तो ईश्वर आपको नहीं देंगे, है ना। ईश्वर उसी को देता है जो ईमानदारी से काम करता है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें स्वार्थ भी है और परमार्थ भी है। जी। तो ईमानदारी से काम कीजिए, ईश्वर आपको जरूर देगा और बहुत इजीली आपको सक्सेस मिल जाएगी। आगे जाके जैसे हम बात करें कि BA-MLT के बाद में आप MMLT कर पाएंगे, PhD कर पाएंगे MLT में। तो आप अगर एजुकेटर बनना चाहते हैं तो भी बन सकते हैं। अगर आप किसी भी पैथोलॉजी में वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। मतलब ये एक ऐसे फील्ड है ना जिसमें आपके पास में मल्टीपल स्कोप है। जैसे हम बात करें, अगर आप इंजीनियर का कोर्स करते हैं कोई भी, है ना, इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें आपके सामने एक ही चीज है ना कि आपको इंजीनियर बनना है। लेकिन यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं। आपका सपना अगर आपके सामने। हाँ, आपके अगर आपका मतलब ये है एम है कि मुझे तो यार एजुकेटर बनना है, तो आप वो भी बन सकते हैं। अगर आपका ये कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे किसी रिसर्च बॉडी लेबोरेटरी में वर्क करना है, तो भी कर सकते हैं। कि ये कोर्स आपको 100% जॉब की गारंटी देता है। बिल्कुल। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि इसमें सैलरी कम है या फिर स्कोप कम है। ये उन लोगों के लिए है जो काम नहीं करना चाहते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं हमें जो ये कहते हैं कि भाई इसमें स्कोप नहीं है ना। मुझे भी मिले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, वो भी कहते हैं। तो बस यही चीज है कि आपको जिस भी फील्ड में जाना है, आपको काम तो करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। जो ईमानदारी से काम करेगा उसको बिल्कुल मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम, आपका अमूल्य समय हमें मिला। और निश्चित तौर पर ये पॉडकास्ट MLT के क्षेत्र में ऐतिहासिक पॉडकास्ट कहलाएगा, क्योंकि इसमें वो सभी सवालों के जवाब मैम से हमें मिले हैं जो कि स्टूडेंट को भ्रमित करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को अपने साथी MLT स्टूडेंट्स वालों को ज़रूर प्रेषित करें, शेयर करें, ताकि उनके भी सारे डाउट क्लियर हो। पुनः मैम का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम कि आपने आपका अमूल्य समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। इस सेशन से स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट के साथ में ये सारी चीजें शेयर करके। थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम मैम।